this is your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chakallas. सबसे पहले तो a heartfelt condolence to all the souls who lost their life in recent Air India crash. भगवान उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे. It's a tragic event that shook the entire nation और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और ये हमेशा हमारे दिलों में याद रहेगी. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आज के ग्लोबल और नेशनल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, एयर इंडिया क्रैश. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? वाज इट टेक्निकल फेलियर, ह्यूमन एरर और समथिंग एल्स? सेकंड, ईरान इजराइल वॉर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया और अमेरिका का क्या रोल है और इस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और थर्ड, अमेरिका में सिविल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन है, तो क्या ये वहां पर एक इंटरनल ब्रेकडाउन के साइन है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, बट वी आर हियर एंड रेडी टू डाइव डीप इनटू दीस सम सीरियस एंड थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज. तो चलिए शुरू करते हैं. ये रिसेंट एयर इंडिया क्रैश जो हुआ था, इसमें अलग अलग स्टोरीज बनकर आ रही हैं. सब अपने अपने अलग अलग स्पेकुलेशंस दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी आ रहे हैं. तो इसमें क्या लगता है आपको? टेक्निकल इशू हो सकता है, कुछ कह रहे हैं पर्पसफुली हो सकता है, कुछ कह रहे हैं बर्ड हिट हो सकता है. मतलब अभी तक से कोई एग्जैक्ट रीजन निकल के नहीं आया. इनफैक्ट अभी लास्ट एक ब्लैक बॉक्स मिला भी है, उसमें काफी सारे एजेंसीज भी इन्वॉल्व है. देखिए क्या होता है. आखिर में आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है कि पर्पसफुली करा गया है? देखिए जो अभी तक वीडियो और डिफरेंट लोगों के एनालिसिस बेस्ड ओपिनियंस जो निकल के आ रहे हैं कि बर्ड हिट वाला मामला नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे अगर बर्ड हिट होती तो आपको इंजन के पीछे से स्मोक वगैरह दिखता है, तो वैसा वीडियो में कुछ नहीं निकल के आया. और दूसरी बात है, बर्ड हिट वहां पर वैसे अहमदाबाद में बहुत कॉमन है बर्ड्स, लेकिन वहां पर कह रहे बर्ड वॉचर्स होते हैं. सबसे पहले अगर फ्लाइट टेक ऑफ ले होती है तो बर्ड वॉचर्स अलर्ट करते हैं कि अभी थोड़ा डिले करो यहाँ पे ये वो. तो वो तो चीजें अब नहीं है, पॉसिबल नहीं है बर्ड वाली चीज. दूसरा ये कि जैसे एक ये भी थ्योरी निकल के आ रही है कि प्लेन फुली लोडेड था फ्यूल से, उसकी वजह से भी शायद उतना अप्रोप्रिएट थ्रस्ट ना मिल पाया हो. तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जिस लेवल का वो प्लेन था, जो उसकी इंजन की कैपेसिटी थी, तो मतलब फ्यूल के वेट की वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, वेरी अनलाइकली. क्योंकि प्लेन का अगर कैपेसिटी बनी है तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया हो कि उतना लोड वो लेके ऊपर फ्लाई ऑफ टेक ऑफ कर सके. और सेम मान लिया गर्मी थी, 40 टेम्परेचर था या इतनी फ्लाइट भरी हुई थी और लॉन्ग जर्नी की फ्लाइट थी, और लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं टेक ऑफ हुई होगी ना. ऐसी रोज ही हजारों होती हैं, हर जगह से होती हैं. तो नहीं, आप ये सोचिए ना कि जैसे अगर फ्यूल टैंक होता है भाई, जैसे गाड़ी में होता है, कार में होता है, वैसे ही प्लेन में होता है. तो अगर कैपेसिटी बनी हुई तो इसका मतलब कि जो डिजाइनर होंगे उस प्लेन के, उनको पता होगा ना कि हाँ भाई इतना ये लेके उड़ सकता है प्रॉपर तरीके से. ऐसा तो है नहीं कि वहां का रनवे छोटा था कि उसको जाए मतलब प्रॉपर थ्रस्ट ही ना मिल पाए उस वजह से. तो वो सारा चीज तो अनलाइकली है. अब एक ये भी एंगल निकल के आ रहा है कि जो वहां के मेंटेनेंस का काम करती है एयरपोर्ट पे, वो अगेन इट्स टर्किश एजेंसी. तो अब टर्की के साथ तो इंडिया की वैसे भी अभी तनातनी चल रही है, मतलब एक तरीके से पूरा राइवलरी हो गई है. और उनकी जो लड़की की कंपनी है, अर्दोगान की लड़की, उसकी कंपनी को 4 इंडियन एयरपोर्ट से बैन भी किया गया जो मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का काम करते थे. तो अब हो सकता है कि उसकी वजह से कोई खुन्नस निकाली हो, सबोटाज किया गया हो, कि पायलट भी एक्सपीरियंस था, प्लेन का क्वालिटी मतलब एक हाई एंड प्लेन था. और ड्यूअल इंजन दोनों एक साथ कह रहे हैं कि काम करना स्टॉप हो गए, मतलब बंद हो गए. तो वो एक बहुत ही अनलाइकली लग रहा है कि ये कैसे एक ही समय पे दोनों स्टॉप हो गए. मतलब कि थ्रस्ट अप्रोप्रिएट लेवल पे तो नहीं जनरेट हुआ. ये तो एक रीजन है जिसकी वजह से वो टेक ऑफ करने के बाद नीचे भी अपने आप डिसेंड किया उसने. तो अब उसका रीजन तो खैर जब टेक्निकल एनालिसिस होगी पूरा ब्लैक बॉक्स से और सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे निकल के आएगा. लेकिन एक प्राइमा फेशिया लग रहा है कि सबोटाज वाला भी एक एंगल है और एनआईए इसीलिए इसमें इन्वॉल्व हुई है, जो उस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन भी करेगी. बाकी तो ये है कि फिर जो भी एक्चुअल में रीजन निकल के आता, अगर कोई एक्चुअल में सबोटाज का केस है तो ये तो बहुत ही मतलब एक कंसर्न वाली चीज है, क्योंकि फिर अगर ये यहाँ पे हुआ तो फिर बाकी इंडियन एयरपोर्ट पे भी हो सकता है. तो आई होप कि मोदी गवर्नमेंट इसको एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी. एंड इररिस्पेक्टिव कि उसमें क्या भी रीजन निकल के आए, लेकिन मुझे लगता है कि टर्किश जो कंपनीज हैं उनको तो बैन करना चाहिए इंडिया से, कि इस लेवल का, कि जहां पे इस लेवल का डिजास्टर हो सकता है, ऐसे चीज में उन लोग का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और भाई ये तो बहुत खराब बात है अगर ऐसी कुछ पर्पसफुली अगर ये सारी चीजें करी गई हैं, तो बहुत ही ज्यादा कि इतने सारे लाइफ और सब
लोगों का नुकसान और परिवार का, और होप कि ना निकले, वरना तो फिर यू कांट स्टॉप मोदी, फिर तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, सब वॉर छिड़ जाएगी अच्छी वाली, तो फिर लेट्स होप कि प्रॉपर जस्टिस मिलेगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और जो भी उसके लिए नेसेसरी एक्शन है वो इंडियन गवर्नमेंट लेगी, चाहे वो रेक्टिफिकेशन का कि हाँ जो भी लैप्सेस हुए हैं अगर किसी तरीके का हुआ है, या अगर किसी तरह से सैबोटाज है तो उस पर जो भी उसके कल्प्रिट हैं उनको पकड़ के और प्रॉपर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अगर हम ईरान और इसराइल की बात करते हैं, जो ये वॉर छिड़ी हुई है 13 जून से, अब इसमें ये अमेरिका का क्या रोल रहेगा इसमें? सपोर्ट करने वाला है अमेरिका इसमें? और इंडिया का क्या इम्पैक्ट रहेगा इस पे, इस वॉर से? दोनों, भाई अमेरिका ऐसे तो इसराइल को हमेशा सपोर्ट करते हुए आया है, और जो है ये इस बार अभी न्यूट्रल दिख रहा है ना कुछ ज्यादा उसने। अमेरिका काफी, इसराइल का भी काफी नुकसान हो गया इसमें, ईरान का भी हो गया। तो इसमें क्या लगता है, अमेरिका कब तक ही चुप बैठेगा? सपोर्ट करेगा? बिना सपोर्ट के इसराइल खड़ा हो पाएगा ईरान के आगे? क्योंकि देखो, जितना भी आप टेक्निकल वाइज ईरान इसराइल आगे है, मिलिट्री भी उसकी अच्छी है, सब कुछ पावरफुल है, टेक्निकली भी भाई उसके पास अच्छे वेपन्स हैं, लेकिन छोटा है, ईरान बड़ा है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसराइल की कब तक की है और कितने दिनों तक की है? कब तक झेल पाएगा अगर ये अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो? देखिए, मुझे ऐसा इसमें लगता है कि इज़राइल अपने आप में कैपेबल है, उसको अमेरिकन सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि अगर आप याद करिए कि जो 6 डे वॉर हुआ था, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम बीत गया, उस समय भी 6 कंट्रीज़ ने मिल के इज़राइल के ऊपर अटैक किया था, और इज़राइल तब इतना डेवलप्ड या एडवांस भी नहीं था, उसके पास ऐसी मिलिट्री पावर भी नहीं थी, फिर भी अकेले दम पे उसने सबको हराया था। लेकिन काफी लोग मारे भी गए थे ठीक उसमें। है, वो कैजुअलिटी होना एक अलग बात है, लेकिन आप ये कि इज़राइल उसको झेल नहीं पाएगा, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ केस होगा। और बाकी टेक्निकल वॉरफेयर इक्विपमेंट्स और जो वेपन्स है उसमें तो सुपीरियॉरिटी तो है नो डाउट इज़राइल की ईरान के ऊपर, और ईरान के पास एटलीस्ट एज पर द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इज़राइल के पास हैं। तो अगर वैसा कोई लास्ट ऑप्शन यही हाँ वैसा बचेगा। कोई सिचुएशन आए, क्योंकि अ, अगर वॉर पे अगर इज़राइल हारने की कगार पे आता है तो उस केस में मतलब वो ऐसा नहीं होगा सिर्फ हार के बाद खत्म हो जाएगी, हाँ, फिर तो वो सब उसको पूरे में। पूरा इज़राइल गायब कर दिया जाएगा, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हम्म, तो वो इंटेंशन है ईरान की और जो भी उनसे एसोसिएटेड लोग हैं। हम्म। तो लास्ट अगर वैसा मतलब कि वर्स्ट केस सिनेरियो में तो फिर इज़राइल मुझे लगता है कि वो शायद न्यूक्लियर वेपन भी डिप्लॉय कर सकता है वहाँ पे। कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि वो हाँ, अब ये कि देखिए लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा कोश डिजास्टर हो जाएगा ना, कि भाई एक नहीं, रिजीम मुझे अलग। लगता नहीं कि उस लेवल की बात आएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव इन लोग का ये है, इज़राइल और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का भी, कि ईरान में रेजिम चेंज हो सीधे-सीधे। और इसमें अगर आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप पूरा गल्फ और मिडल ईस्ट की यात्रा पे थे। वो सऊदी अरब गए, कतर गए, सब जगह गए, और इस जस्ट अटैक के पहले। तो वहाँ पे भी उनको एक डिप्लोमेटिक एक उनका वो था ट्रिप, जहाँ पे पक्की बात है कि उन्होंने सारी जगह पे कंसेंसस एक बनाया होगा कि हाँ भैया हम ऐसा करने वाले हैं, आप लोग इसमें इन्वॉल्व मत होना या अपना कोई सपोर्ट मत देना ईरान को। और ईरान और बाकी जो गल्फ की कंट्रीज है उनके बीच में एक वो भी डिस्प्यूट वाला मैटर है कि ईरान शिया बहुल क्षेत्र है और बाकी जगह पे सुन्नी है, तो वो भी एक उन लोग का चलता है, और फिर एक डोमिनेंस वाला कि मुस्लिम वर्ल्ड में किसका डोमिनेंस रहेगा। मतलब इंटरनल हाँ, भी जो है तो कॉन्फ्लिक्ट्स वो हो भी जाएंगे। रिफ्ट है। तो इस वजह से कि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, और मोस्ट प्रॉब्ली ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ ये तो ठीक बात आप बोल रहे हो कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, वो इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं, और जिस दिन चेंज हो जाएगी उस दिन सारा भाई अमेरिका अपना ही बैठा लेगा वहां पर, अपना ही कठपुतली। लेकिन अभी तो वो दो जो ये चल रहा है, अभी जो वॉर चल रही है, इसमें अभी अमेरिका ने कुछ इंटरवीन या कुछ सपोर्ट नहीं किया इसराइल का। अभी आधा डैमेज अगर हो गया इसराइल, उसके बाद आप बैठ के अपना वहां पे आगे कहते हैं ना इसराइल को कि उस किंगडम पे आप फिर अपना अमेरिका बैठ के फिर वो ईरान में रिजीम चेंज किया, तो ये तो फिर आप धोखा देना हो गया ना पीठ पे, क्योंकि इसराइल हमेशा अमेरिका का साथ दिया, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने अगर दिया तो इसराइल ने भी बहुत सारे पर्पस उसके सॉल्व करे हैं अमेरिका के। तो उसको वेरी फर्स्ट डे से वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ये लेकिन अमेरिका की बहुत चालाकी है, ये बहुत ही गलत चीज है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आप जो है ईरान के अगेंस्ट हो, और आप, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ये सब बनाए, और सबके लिए खतरा है, क्योंकि एक बार अगर ईरान ने बना लिया
तब वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ा जैसे टेररिस्ट और ये सारे फिर इनको ही सप्लाई करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी अब तुम क्या वेट कर रहे हो अमेरिका कि इसराइल आधा बर्बाद हो जाए, फिर उसके रैक पे हम अपना किंगडम फिर जो है मेरा ईरान में चेंज करेंगे। अगर अमेरिका चाहे तो अभी वो कल का कल कर सकता है ये काम, ईरान को सही रास्ते पे ला सकता है, तो क्यों नहीं करे, चुप क्यों बैठा है? देखिए और मुझे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ों में पूरा प्रॉपर प्लानिंग इज़राइल और अमेरिका की साथ में हो रही है। हर स्टेप की जानकारी दोनों नेशन को होगी और पूरा प्लान के साथ ये लोग एक फिक्स प्लान के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अभी ठीक है, आपको पब्लिकली दिख रहा है कि इज़राइल ही सारा चीज़ें अकेले कर रहा है मैनेज, अभी अमेरिका उस लेवल पे तो इन्वॉल्व डैमेज भी नहीं। तो हो रहा है, अच्छा खासा डैमेज हो गया ना, तो क्यों होने दे रहा है? नहीं तो अब देखिए ये तो नोन चीज है कि भाई 100% आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इधर से मारेंगे तो उधर से कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन होगा, तो थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा। और एक आप उसको इस एंगल से भी देखिए कि एक ग्राउंड बन रहा है कि ईरान के ऊपर प्रॉपर इन्वेजन का और रिजीम चेंज का, क्योंकि जब इधर से भी जब वहां पे हिट किया जाएगा इसराइल से ईरान पे, तो वहां की जो पब्लिक है वो भी उसका भी एक एंगर निकल के आएगा कि भाई तुम काहे न्यूक्लियर के पीछे पड़े हो, हमको क्यों मरवा रहे हो। और वहाँ की पब्लिक ऑलरेडी परेशान है, जो वहाँ के एक जो ऑर्थोडॉक्स और वैसे लोग हैं एग्रेसिव। हाँ, मैनीज हाँ, क्या बोलते हैं उसको। तो उनके अगेंस्ट ऑलरेडी पब्लिक सेंटिमेंट है। तो ये एक तरीके का मतलब मुझे लग रहा है कि ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि हर तरफ से फिर वो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आउटसेट किया जाए और अपने लोगों को वहाँ पे बैठा के एक नॉर्मल गवर्नमेंट बने वहाँ। लेकिन अभी ईरान को तो चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, भेजे हैं, और उधर रशिया भी करने की कोशिश करेगा। देखिए रशिया तो अपने आप में वहां पे ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में, वो इधर आके अपनी टांग नहीं फैलाएगा। एक तो ऑलरेडी उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, 3 साल से वो खुद ही लड़ रहा है, उसके अपनी खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स होगी भाई, इकोनॉमिक वाइज भी और बाकी सारे तो वाइज, तो वो चाइना भी अपनी चुप तो नहीं नाक में। बैठे, चाइना तो शुरू हो गया। तो मतलब वो चीजें क्या मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, और सवाल भी मेरे कि आप अमेरिका बैठ के इंतजार क्यों करता है कि अमेरिका उसमें चाइना भी घुसे, उसमें रशिया भी घुसे, फिर मैं आऊंगा बड़ा डीलर बन के, फिर मैं वॉर पीस जो है कम उसको शांति कराऊंगा, फिर करा कुछ देखिए नहीं पाते हैं। वो क्योंकि चौधरी हैं तो उनको चौधरी बनना है और ट्वीट पे दिखाना लिख के पड़ेगा। चले जाते हैं, फिर उन्हीं की फजीयत होती है। लेकिन यहाँ पर ये कि नुकसान हो जाता है, अब लोग भी मर रहे हैं, अभी टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एसर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। तो आप जब सभी लोग चाह रहे थे कि ईरान, कोई नहीं चाहता कि वो जो है न्यूक्लियर पावरफुल देश बने या ऐसा कुछ है, तो आप चुपचाप आके अगर लोग मतलब ये साफ साफ है कि अमेरिका चाहे तो भी कल बोल दो वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगी ईरान में, लेकिन वो नहीं कर रहा है। उसके नहीं बस की देखिए मतलब दो एक दिन की बात है, अमेरिका ही कर सकता है। और वहां के न्यूक्लियर जो पावर जो थोड़े बहुत अभी बोला भी, कुछ जो यूरेनियम वगैरह उन्होंने एनरिच करी है, ये इसराइली जो है थोड़ा बहुत उनको हिट विट करके आ रहे हैं, अमेरिका कर ही नहीं रहा, हमारे क्या इंतजार कर रहे नहीं हैं, तो क्योंकि देखिए अमेरिका ही हिट कर सकता है, मार सकता है वहां पर जाकर। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इसराइल की अपनी खुद की कैपेबिलिटीज हैं, वो खुद भी कर सकता है। नहीं और करेगा, लेकिन बात यहाँ पर है कि छोटा है, वो इसराइल इसलिए हाई लेवल पे नहीं वॉर कर रहा है, एक्सकेलेट कर रहा है, क्योंकि शायद उसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, लोग ज्यादा मर जाएंगे, छोटी चीज अगर और छोटी हो जाएगी, ईरान तो बड़ा है ना, तो उसका नुकसान होगा। वैसे भी इतने सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे, इतने सब कुछ है कि वो वैसे भी जो भी चीजें करता है खुद से करता है। जैसे कई सालों पहले भी जो उसके ऊपर लगे थे वो अपने आप खुद से। लेकिन ये जो इसराइल वगैरह है, ये सारे लोग हैं, 60 लाख लोग हैं वहां पे, उसमें से आधे मर जाएंगे तो बचेंगे क्या, फिर किससे लड़ेंगे वो? उस लेवल की चीज नहीं होगी। इवन जो वहां से अटैक हुए हैं तो अभी तक ठीक है, मतलब वैसे तो किसी की भी लाइफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन हम्म। अभी जो रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से करीब 24 लोगों की कैजुअलिटी हुई है ये तो इसराइल में। स्टार्टिंग है ना, हाँ तो एक दो स्टार्टिंग हफ्ता है, चला लेकिन तो फिर खत्म। मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें पूरा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ओपनली ना दिख रहा हो लेकिन सारी पूरी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी, सारे उनको वेपन्स और सारे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ये सारा चीजें मिल रहा होगा, उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं है पैनिक अब होने की। और ये पाकिस्तान की बात करें अगर, फिर अभी आती है इंडिया पे भी। अब पाकिस्तान ने ईरान से अपने बॉर्डर्स तो सील कर दिए हैं डर के मारे, बिल्कुल कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ठोक देगा, क्योंकि अभी तो फेवरेट बने हुए हैं अमेरिका के, तो अभी बॉर्डर्स तो सील कर दिया है। लेकिन वो पीछे से क्या बोल रहा है कि अगर ईरान ने वो इसराइल ने अगर न्यूक्लियर हमला किया ईरान पे तो फिर मैं कर दूंगा, वही वाली चीज। वो देखिए वही कि जैसे अपने गाल आके खुद बजाना है और जय जबरदस्ती उसमें बताना कि हाँ हम भी इसमें प्लेयर हैं, हमारी भी इम्पोर्टेंस है, हमें पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। अब देखिए पाकिस्तान के पास खुद की इतनी कैपेबिलिटी होती, तो अभी जब इंडिया से उनकी पिटाई हुई है, इंडिया ने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा है, तब भी नहीं तो वो समझ चला पाते। सकते थे अगर उनके पास होता उस लेवल का चीज चलाने लायक होते। और जब वो वहां नहीं चला पाए तो तुम अपने नहीं बचा पाए तो दूसरे को तुम जाके कैसे बचा के करोगे कि इसराइल के ऊपर मारेंगे। लेकिन वेपन्स तो सप्लाई कर ही रहा है।
देखिए वो उसको पैसे चाहिए, पाकिस्तान को, वो भिखारी है, उसको पैसे चाहिए, कुछ भी करके, वो गधे बेच के, बम बेच के या लोग बेच के, कुछ भी करके उसको पैसे चाहिए। तो वो एक वॉर, उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही कि जो हमसे कुछ भी खरीद ले तो वो उसको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। यूक्रेन को भी दे रहा है, ईरान को भी दे रहा है, उधर वो इसराइल को भी दे रहा है। देखिए एक बहुत पागल ही पागल है, मतलब बिल्कुल एक दो नाव पे कैसे सवार होता है वो। तो मैं वही कह रहा हूँ, उनको अपना सामान बेचना, वो दोनों तरफ सामान बेच रहे हैं, जो भी खरीदने को रेडी हो, जो पैसे देने को रेडी हो। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और पाकिस्तान को लेके इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उनका कोई ऐसा रेलिवेंस नहीं इस वॉर में। उनका रेलिवेंस सिर्फ यही कि जब अगर अमेरिका इसमें डायरेक्टली जब इन्वॉल्व होगा, कि वो अपने ट्रूप्स जब उतारेगा, पाकिस्तान तब के वो ऊपर पाकिस्तान में जो अमेरिका के एयर बेसेस हैं उनको यूज यूज करेगा, करेगा तब ईरान पे तब अटैक करने के लिए, हाँ। क्योंकि वो वहां से ज्यादा कन्वीनियंट भी होगा, इसराइल से वो काफी दूर भी है डायरेक्टली अगर देखा जाए, और पाकिस्तान जस्ट बगल में, तो वो उसी वक्त पाकिस्तान का एक्चुअल यूजेज होगा, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई रोल नहीं इस वॉर में। लेकिन जो निकल के स्टोरीज आ रही हैं तो यही है कि रशिया यूक्रेन की वॉर कुछ नहीं थी, हमारी इंडिया पाकिस्तान की ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन अगर ये वॉर लंबी हो गई इसराइल और ईरान की तो काफी हद तक की जाएगी और नहीं, काफी लेकिन डिजास्टर, क्योंकि इसमें लेकिन अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा, काफी हद तक की लेकिन जाएगी। आप ये सोचिए कि ये वॉर लंबी खिंच ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे यूक्रेन और रशिया बड़े ने वो मतलब कंट्रीज थे। यूक्रेन ठीक है, रशिया के कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने आप में काफी बड़ी कंट्री है, उसको पूरा यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट है। इंडिया और पाकिस्तान भी अगेन काफी बड़े लेवल के कंट्रीज हैं, एरिया वाइज, कैपेसिटी वाइज, और सारा चीजों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वाइज। लेकिन यहाँ पे जब इसराइल और ईरान की बात आती है, तो इसराइल अपने आप में उतना बड़ा नहीं कि वो बहुत लंबा, 2-3 साल लंबा खिंचा हुआ वॉर एक कंट्री से झेल पाए। यही पॉइंट, 2-3 साल लंबा नहीं खींचेगा, मतलब ऐसा होगा कि अगर 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता भी चल गई तो उनका बस यही, अभी आपने बोला ना, मकसद है कि इसराइल को नक्शे से ही हटा देना, तो मतलब इसराइल के ऊपर काफी इम्पैक्ट आ जाएगा। देखिए मुझे लगता नहीं उस लेवल की चीज वो आएगी। न्यूक्लियर पावर छोड़कर जाएगा, लेकिन तब ठीक है, मतलब वो अटैक करेगा न्यूक्लियर, एक तो वहां पर भी 20-25 भाई कितने सारे, अगर उसने छोड़ दिया, ये न्यूक्लियर हमला कर दिया तो ईरान पे भी नुकसान तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इसराइल आधा बर्बाद हो चुका होगा, तब वो वैसी आखिरी ऑप्शन वैसी बचेगा। देखिए नौबत नहीं आएगी। ईरान के पास एयर पावर के नाम पे कुछ नहीं, उनके पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स है, बाकी उनके पास कोई वैसा वेपन नहीं जो ईरान में बैठे हुए आप इसराइल को मार सको। लेकिन ईरान ने अपनी जो मिसाइल्स बनाई है वो भी एक स्टोरी निकल कर आई कि उसने इसराइल के ऊपर उससे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई है, उसने, अमेरिका जानता है कि अगर कभी भी मेरा सामना होगा इसराइल से होगा, लेकिन उसमें जो बॉम्बर्स यूज करे जाएंगे वो अमेरिका के, तो उसने उसके ही अकॉर्डिंग बनाए अपने। उतनी उनकी मिसाइल की टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं, वो छोटे आसपास की रेंज में मारने के लिए ठीक है। उनके पास ऐसा एस्टिमेट्स है कि 10,000 के आसपास उनके पास मिसाइल्स हैं, जिसमें से ऑलरेडी 2-3 हज़ार के आसपास वो यूज कर चुके हैं, और बाकी इसराइल ने जो वहाँ के मिसाइल वाले जो साइट्स हैं वहां पे भी अटैक करके काफी सारे जो उनके पास एग्जिस्टिंग मिसाइल थे उसको भी मतलब डिस्ट्रॉय किया। तो उनकी जो मिसाइल का जो अभी करंट वो होगा पूल कि जिसको वो यूज कर सकते हैं इसराइल के अगेंस्ट, वो उतना ज्यादा बचा नहीं होगा। और इसराइल ऐसा तो है नहीं कि चुप बैठ गया होगा, अब इसराइल उस पर लगातार वो अटैक करेगा, जहां जहां उसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे मिसाइल का स्टोरेज है, तो वो उसको हिट करता जाएगा। और वॉर प्लेन्स, मतलब जैसे एयरप्लेन के नाम पे ईरान के पास कुछ नहीं है, इसराइल के पास अच्छे खासे हैं, वो जाके हिट सप्लाई कर करने सकते हैं। वाले बैठे तो हैं चाइना वगैरह। चाइना इसमें इस लेवल का इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि चाइना क्यों अपने रिसोर्सेज बर्बाद करेगा। पहली बात कि चाइना अपने मान ली कोई अमेरिका के चक्कर में। अमेरिका से अभी कोई मतलब ये ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसमें चाइना का कोई वही नहीं है कि एक कह सकते हैं ना कि स्टेक होल्डर, तो उसको चाइना से कोई लेना देना नहीं कि वो ईरान पे आके कोई वो अपना क्यों रिसोर्सेज को लगाएगा। और जब ऑलरेडी दिख रहा है कि और ये टर्की का क्या रोल रहेगा इसमें? टर्की इसमें पीछे से कोशिश करेगा कि जो है ईरान को सपोर्ट करने की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो काफी ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर यूक्रेन में लगे होंगे, प्लस वो पाकिस्तान के साथ जितना भी लगे थे, और ये वॉर ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं है मेरी समझ में, ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। और इधर इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा? देखिए इंडिया के लिए इसका अच्छा खासा रिलेवेंस है, क्योंकि इंडिया के इसराइल के साथ तो अच्छे रिलेशनशिप है ही है, प्लस जो इंडिया जो यूरोप जाने का एक रूट बना रहा था उसमें वो वाया ईरान भी एक है, मतलब उनका पॉइंट। और जो वहाँ का चबार पोर्ट है वो तो इंडिया ने ही डेवलप किया है कि अफगानिस्तान में एंट्री के लिए या वहाँ ईरान के थ्रू यूरोप में एंट्री के लिए। तो इंडिया की स्टेक्स तो हैं, लेकिन यही कि इस सिचुएशन में इंडिया यही
मतलब प्रे करेगा कि ये वॉर ज़्यादा लंबा ना खींचे, और अगर वहाँ पे रेजिम चेंज होता तो उससे इंडिया को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा है, ईरान के लोगों के साथ, तो कोई ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया के लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि वहाँ पे रेजिम चेंज हो जाए, ये वॉर ज़्यादा लंबा ना खींचे, और फिर आगे इंडिया अपना रूट बना के जो भी बिजनेस वाला अगर चीज़ें कर अगर सके। मान लिया कि सपोर्ट करने की नौबत आई, तो इसराइल को खुलेआम करेगा इंडिया सपोर्ट? खुलेआम शायद ना भी करे, लेकिन पीछे से तो जो भी चाहिए होगा तो वो इंडिया जरूर करेगी, क्योंकि इसराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, तो इंडिया का एक वो बनता ऑब्लिगेशन की करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू और मोदी, इनके बीच में अच्छी खासी ट्यूनिंग है, तो कोलैबोरेशन तो जरूर हो रहा बैकडोर से, भले वो ओपनली ना दिखाएं, क्योंकि दिखाने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करके करने की और जरूरत इस नहीं होती। सिचुएशन में जरूरत भी नहीं है कि और किसी कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट हो फालतू हाँ, में, तो उसे जरूरत भी नहीं है ऐसा, तो एक कुछ चीजें तो पॉलिटिकली भी हैंडल करी जा सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान ईरान की साइड से इन्वॉल्व होता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, उस केस में हो सकता है कि इंडिया डायरेक्टली कुछ इन्वॉल्व हो, लेकिन बहुत ही अनलाइकली केस है कि मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो जिसका चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है तो सबके लिए अच्छा है, पूरे वर्ल्ड, क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है जो अभी जो लड़ रहा है ईरान से, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है। मेरे ख्याल से अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान, तो ये फिर तो टेररिस्ट अटैक और ये सब जो सप्लाई जाएगी, फिर ये बहुत ही खतरा हो जाएगा सबके लिए। देखिए, सबसे बड़ा तो यही कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते ईरान के पास, तो वो सबसे पहला यूज कर देगा इसराइल के ऊपर, मतलब इसराइल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और फिर वो चीज वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। हाँ। क्योंकि फिर वो ईरान के पास आने के बाद मतलब कि वो पूरे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उसमें भी सर्कुलेट हो सकता है, तो मुझे लगता नहीं कि वैसी नौबत अमेरिका आने देगा, और इसराइल तो मतलब अमेरिका चाहे ना चाहे इसराइल तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा ही अब जैसे करेगा। इनकी प्रॉक्सीज है ना ईरान की, ये हमास हमास है, है और हिजबुल्ला है, तो हिजबुल्ला। ये सारा कहते हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आइडियोलॉजी तो ईरान की है उसमें। तो अगर इनके पास आ गया तब तो बहुत ही डिजास्टर, मतलब बहुत ही केओस हो जाएगा फिर, इसलिए तो इनको तो किसी भी हद तक के देना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसमें अमेरिका इतना शांत बैठा है, नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना शांत बैठेगा। आप लेकिन अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स पे अगर आप ध्यान दें कि इस अटैक के पहले, जैसे मैंने बोला कि ट्रम्प मिडिल ईस्ट की यात्रा पे गए, वहां पे उनके जो भी मतलब अच्छे खासे सबसे तो बातचीत हुई। उनसे अच्छे खासे नहीं बनना है, नहीं, उनको आप ईरान का भी तो अच्छा दिखना है। उसके पहले जो ये हमास थे, हूती थे, और जो हम्म। हिजबुल्ला थे, इनकी अच्छे से इसराइल ने पिटाई करी, उनको एक तरीके से इनइफेक्टिव बना दिया हम्म। कि वो किसी भी तरीके का ईरान का सपोर्ट ना कर पाए। क्योंकि आप सोचिएगा ऐसे सिचुएशन की, मान ली कि इसराइल और ईरान में वॉर छिड़ता और ये चारों जो तीनों टेररिस्ट आउटफिट हैं, हमास, हूती और हिजबुल्ला, अगर ये भी अपना पीछे से चालू रखते तो मतलब इसराइल को 4 फ्रंट पे वो चीज झेलनी पड़ती, तो वो अपने आप में बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है इसराइल के लिए। लेकिन तो उसको उन तीनों को पहले खत्म किया, और डायरेक्टली उसी समय ईरान पे अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो चारों फिर इकट्ठा हो जाते उस समय। तो पहले इसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निपटाया अच्छी तरीके से, उनको एक तरीके से डिसेबल कर दिया, और फिर जाके अब ट्रंप ने वहां की यात्रा करी, सब जगह से एक तरीके का एग्रीमेंट बनाया कि हाँ भाई ठीक है, हम ऐसा करने जा रहे हैं, तुम लोग अब इसमें बीच में अड़ंगेबाजी मत करना। अब उसके बाद ईरान पे अटैक हो गया। तो ये तो पहले से ये सारा पूरा चल रहा मतलब था। अगर आप देखेंगे, मतलब थॉरली एनालाइज करेंगे, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्लान फॉलो हो रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद वहां पे रिजीम चेंज होने की नौबत आ जाएगी। लेकिन ईरान में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे कहा कि टेररिस्ट जो भी प्रॉक्सीज हैं आपके, हिजबुल्ला और हमास, इनको जितना भी खत्म कर दो, ये अगर ईरान की आइडियोलॉजी अगर वो दोबारा किसी और नाम से खड़ा कर देगा। नहीं, तो बात वही है ना कि अगर रेजिम चेंज होगा, तो रेजिम चेंज ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर बदल के दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। रेजिम चेंज का मतलब है कि जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, जो जो या वेस्टर्न मतलब इंटरेस्ट अपना है, कठपुतली वाला, उससे हाँ। अलाइंड जो लोग होंगे वो आएंगे, तो जब वो लोग आ जाएंगे तो वो इन लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब वो जो फिर अमेरिका जो चाहेगा हाँ, अपने बस एग्जैक्टली। खाली पे उनका बैठा, वो प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो खाली एक फॉर शो के लिए बैठा हुआ है। हाँ, मतलब फॉर शो के लिए ना भी हो, मतलब ठीक है, एक नॉर्मल आदमी आके कि जो हार्ड लाइन उस पर नहीं सोचेगा, या जो इसराइल को मिटाने की सोच नहीं सोचेगा, एक नॉर्मल नॉर्मल आदमी जो ईरान को एक नॉर्मल तरीके से एडमिनिस्टर कर सके, तो वैसे लोग को बिठाया जाएगा, ठीक है, वो उसका अलाइनमेंट होगा, सपोर्ट होगा पूरा अमेरिकन और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को,
लेकिन फिर भी एक नॉर्मल तरीके से जो कंट्री तो रन मतलब होगी अभी डेमोक्रेटिक तरीके अभी से। मतलब काफी हद तक की चांसेस हैं कि वहां पर ये हो जाएगा रिजीम चेंज, अदरवाइज क्योंकि तो फिर देखिए बहुत ही अगर कैओस वो बढ़ जाएगा। ये चीज एक दो अटैक के बाद कि हाँ ये इसराइल ने अटैक किया, उन्होंने थोड़ा रिटेलिएट कर दिया, फिर उसके बाद चुप बैठ गए, तब तो बात होता कि ऐसे कंटिन्यू लेकिन रहता। लग तो ऐसा ही रहा। नहीं लग नहीं रहा है, आप देखिए ना ये लगातार हमले तो हो ही रहे। अभी तो अमेरिका ने कह रहे मना किया था इसराइल को कि अटैक मत करो, फिर क्या करता वो। देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसराइल अमेरिका को बिना बताए इस लेवल का अटैक कर दे। और ट्रंप ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनको पता था कि अटैक होने वाला है। मतलब इसराइल ने उनको बताया था, जब नहीं बताया बताया था था। लेकिन मना किया था, ये तो ट्रंप ने बोला है ना। देखिए ये बहुत ही, अब कहने को कोई आदमी कुछ भी कह दे कि हाँ हमने मना किया था या हमने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन बिना यूएस एग्रीमेंट के इसराइल इस नहीं लेवल वो का काम नहीं अंडरस्टूड है करेगा। कि यूएस के बिना एग्रीमेंट के तो नहीं होगा, लेकिन सामने से क्यों नहीं बोल रहे हैं वो, उनको क्या पीछे से ठीक है, छुपाने की जरूरत देखिए है इतना। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बताई जाती, बहुत सारी चीजें बैक चैनल से होती है। अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ है, वो बगल में बैठे हुए हैं भाई, खतरा तो इसराइल को ही है ना, तुम तो आराम से सौ बिल्कुल सिक्योर हो, तुमको खतरा नहीं है वहां पर। तो एक एक ये भी रीजन हो सकता है कि अमेरिका क्यों इसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस तरीके से, क्योंकि अगर मान ली रेजिम चेंज की नौबत आती है तो इसका मतलब कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि वो डिसीजन वहां की ईरान की पब्लिक के अगेंस्ट हो। तो मतलब वहां वो पब्लिक को एंगर नहीं करना चाह रहा तो है कि हाँ पब्लिक तो चाह रही है चेंज हो जाए। चार ही चेंज होना, लेकिन वो इस तरीके से कि हाँ ठीक है, इसराइल जब मतलब कि ईरान के ऊपर मिसाइल दाग रहा था, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे सिर्फ जो है आर्मी वाले ही मर रहे होंगे या आम पब्लिक उसमें बिल्कुल ही चपेटे में नहीं आ रही होगी, आ तो रही होगी, डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा होगा। तो अब अगर मान लिया अमेरिका इसको ओपनली कहता है कि हाँ हम भी इसमें इन्वॉल्व थे, सब उनके साथ में लगे हुए थे, तो एक तरीके का पब्लिक सेंटिमेंट बन सकता है कि यार जब मेरे ऊपर बम बरसा रहे तो अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व था, तो अब अमेरिका जो चाह रहा हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। उस चीज को क्यों ऐसी फीलिंग को अराउज करना। ठीक है इसराइल के साथ हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे लेकिन जब रिजीम चेंज होगा तो ये तो कह के होगा ना कि इसराइल ने जो चाहा था वो कराया गया, वो तो ये कह के किया जाएगा ना कि अमेरिका जो चाह रहा था वो कराया जा रहा है। तो वो अमेरिका के अपने अगेंस्ट कोई सेंटिमेंट वहां पे क्रिएट नहीं करना चाह रहा है शायद, इस वजह से वो पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या कुछ। अमेरिका ने देखिए स्टेटमेंट भी दिया कि अगर अमेरिकन जो इंस्टॉलेशन है उस पर अगर ईरान ने कोई अटैक नहीं किया तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन ये अंडरस्टूड है कि वो पीछे से सपोर्ट तो कर ही रहा होगा ना इसराइल को। कई सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं, लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा काफी, क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि जो खामियानी है अगर उसको बुलाकर, वो मॉस्को में रशिया ने अगर बुला लिया, उसने पुतिन ने कि भाई तुम यहाँ बैठो, अभी जो है वहाँ पे रिजीम चेंज हो रही है, लेकिन जो उनके सुना है कि जो ट्राइबल्स के लोग हैं वो बहुत हैं वहां पर ईरान में, 60% ट्राइबल जो उनके लोग हैं, खामियानी के जो ट्राइबल्स के लोग हैं, और उसका काफी इन्फ्लुएंस है ईरान में। अब वो उनका क्या होगा फिर, देखिए वो जैसे इंडिया में नहीं होता है कि जो अभी वो बोल रहे हैं कि 40% भी गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है, बाकी 60% तो वोट ही नहीं देती है। तो वहां पर फिर जैसे वो नहीं इराक में हुआ था, आईएसआईएस फॉर्म हुआ था जब वो सद्दाम हुसैन को उठाकर ले गए थे, तो वैसी सिचुएशन ना बन जाए अब ये वाली ऐसा सिचुएशन। कुछ होगा नहीं, और ये सारी चीजें पहले से पूरा एक कैलकुलेटेड प्लान पे ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली कोई चीज इवेंट्स हो रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, उनको पता होगा कि क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन है। और देखिए क्योंकि इतने सालों से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो जो वहाँ के जो आउटफिट्स हैं भी, मान लिए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड जो भी जो लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रॉस्पेरिटी में जी रहे हैं या बहुत मतलब बढ़िया तरीके से लग्जरियस तरीके से जी रहे हैं, उनके पास सब चीजें ईरान हैं, में ना, हाँ। हाँ तो वो तो तो वो अब जब मतलब कि उनकी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी नहीं कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है हो सकता है उनका काउंट हो, लेकिन जब पब्लिक जहां पे वाला मैटर आ जाता है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, वहां पे इस तरीके की चीजें काम नहीं आती कि हाँ ठीक है एग्रेसिव हो, कि आप कितने लोग को मान लोगे पब्लिक को। भाई मान ली कि अगर वो लोग एक्टिव होते हैं कि पब्लिक के अगेंस्ट चले जाते हैं ईरान के। वही तो कह रहे हैं कि ईरान में गृह युद्ध जैसे पता चला गन लेके ना उतर आए सड़कों थोड़ा बहुत पर। होगा, देखिए रेजिम चेंज ऐसा तो है नहीं कि एकदम पीसफुली हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो जो है उसका रेजिस्टेंस होगा ही होगा, लेकिन ठीक है उसमें थोड़े बहुत लोग मरेंगे, तो वो लोकल ईरान के लोग मरेंगे, उसका और अमेरिका लोकल को। ईरान के लोग कहते हैं ना कि लोग वहाँ के बहुत सही हैं और रिजीम डिफरेंट थिंग है, लोग वहाँ हाँ पे तो चाहते भी वही, नहीं है उसको, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसा नहीं है चीजें हाँ तो वहाँ पे। पाकिस्तान जैसा नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ पे लोग या काम भी ऐसा बांग्लादेश करेंगे जैसा। कि पब्लिक को पूरा सपोर्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट वहां पे चेंज करेगी करी जाएगी, जो भी अपने अगर लोगों को बैठाएंगे तो उसको इतना पावरफुल बनाएंगे कि वो इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। पूरा इंटेलिजेंस होगा, मान ली कि ईरान अब जैसे अभी करेंटली इसराइल ईरान में अटैक कर रहा है,
तो उसके पास हर तरीके की बहुत ही डीप लेवल की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन उनके बंदे ही मोसाद के एजेंट्स ही दे रहे होंगे ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको सैटेलाइट से सारी चीजें दिख जा रही हैं। तो वो लोग वहां पे उस समय पे उसको पूरा सपोर्ट करेंगे ना, जो भी बंदा वहां बैठाया जाएगा कि भाई तुमको मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट चलाने में और हमारे फेवरेबल चीजें करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आए। पैसा, हथियार, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड लेवल का फोरम का सपोर्ट, ये सारा चीजें उसको प्रोवाइड करी जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि उतना कैओटिक सिचुएशन होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा कि जैसे आपने इराक में देखा या पाकिस्तान में चीजें हो जाती हैं, बांग्लादेश में हुआ। अब आप बांग्लादेश का ही मैटर देख लीजिए, वहां पे पूरा रेजिम चेंज करी, वहां पे भी टाइप के बदमाश टाइप के लोग हैं, तो पूरा जो भी जिहादी टाइप के हैं, क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए, चीजें कंट्रोल में आ गई ना फिलहाल। वो पपेट बिठाना था उसको, हाँ, तो लेकिन अभी फिर वैसे ही पपेट बैठाया जाएगा। हो सकता है कोई उतना बेकार आदमी ना बैठाया जाए, कोई एक नॉर्मल आदमी बिठाया जाए मतलब, तो यूनुस जैसा ना हो कि बिल्कुल ही बिका हुआ आदमी हो। लेकिन और जो सुनने में आ रहा है कि जो वहां के पहले जो किंग हुआ करते थे, पाशाह शायद नाम उनका, तो उन्हीं के ही मतलब लिनेज का कोई बिठाया जाएगा। तो वो जो अमेरिका ने ऑलरेडी पूरा पाल रखा है पूरी रॉयल फैमिली को। फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी अच्छी रेपुटेशन भी है वहां पे लोकल पब्लिक में। है, लोग चाहते हैं, लेकिन वही बात है ना कि इनका ट्राइबल वाला इन्फ्लुएंस बहुत, और वहां के लोग जो है बहुत इन्फ्लुएंस्ड है उससे, कि अगर जैसे कहते नहीं है, जैसे हम अपने में होता है कि मारने मोरने में तैयार हो जाते हैं, इंडिया में भाई जैसे वो अब चीजें हो जाती हैं। हो सकता है, तो लेकिन वो मुझे लगता अगर है सड़कों पे ना उतर आए ये तो सार ये सारा रिस्क को आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया जा चुका होगा, उसका मिटिगेशन प्लान खैर जो होगा होगा तो वो होगा। कि सबसे बड़ी बात है कि ईरान को अभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर वेपन नहीं है ना, 100% जो, उसको रोकने हाँ, के लिए जो उसको भी तो खुद जरूरी है वो तो करना पड़ेगा। करना, फिर वो तो वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। अब उनके घर में क्या हो रहा है वो तो फिर एक अलग मुद्दा हो जाएगा भाई, उसको देखते हुए आप उसको अलाउ नहीं कर सकते कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगल बगल सब बैठे हुए हैं भाई, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, फिर हम इधर, मतलब सब अफगानिस्तान। अब वो तो फिर एक ही जगह कन्फाइंड नहीं रहेगा ना, वो हाँ, तो फिर स्प्रेड आउट होगा। तो फिर ये सारा चीजें काफी हद तक की क्योस पैदा कर सकती हैं। तो देखो, और आगे जैसे हम अमेरिका की बात करें, उनके अंदर खुद एक इंटरनल क्योस पैदा हो गया है, फैला हुआ है, लोग काफी सड़कों पर उतर आए हैं। तो क्या साइन लग रहे हैं, क्या इंटरनल ब्रेकडाउन होने की नौबत है? लोग ट्रम्प से खुश नहीं, क्योंकि आए दिन ट्रम्प यू टर्न तो लेते ही रहते हैं। और लेकिन जो ये इंटरनल क्योस जो है, वैसे देखा जाए तो लीगली सही भी है, जो मिग्रेंट्स को ये डिपोर्ट करना शुरू किया है। तो इससे क्या मतलब क्यों हो रहा है, और ऐसा लोग इतना ज्यादा उससे पैनिक क्यों हो रहे हैं? अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को वो हटा रहे हैं या डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसने तो ये बोला ही था इलेक्शंस में अपने, जो है उसका जो एजेंडा था। देखिए, अ, जैसे जो ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प किसी को हरा के आए हैं, मतलब जो बाकी दूसरे रेजिम थे। हम्म। अब ट्रम्प ने कुछ प्रोमिसेस किए थे इलेक्शन के समय कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लीगल इमिग्रेंट्स को हटाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे हम पीस और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, हम्म। वॉर को खत्म करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सिचुएशन और इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ये सारा चीजें उनके अपने प्रोमिसेस थे। हम्म। अब ये कि जो अभी 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, 5-6 महीने जितने भी हुए हैं, हम्म। तो उसमें ट्रम्प अभी कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं। कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए, और शायद एक डीप स्टेट से भी उनका एक कंफ्लिक्ट जो था, क्योंकि उन्होंने बोला भी था इलेक्शन के समय कि भाई हम इनको खत्म करेंगे या इनको बिल्कुल मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब जब वो ऐसा क्लेम करके आए थे, तो डीप स्टेट को भी पता होगा कि जब ट्रम्प आएंगे तो हमारे अगेंस्ट कुछ चीजें हो सकती हैं। हम्म। तो उन्होंने भी अपनी प्लानिंग करी होगी कि हाँ भाई ठीक है, इनको काउंटर करना है। हम्म। और उसका नतीजा कुछ दिख के भी आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प मतलब एक आउटसाइडर है, मतलब वो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे, हम्म। वो एक बिजनेसमैन थे, और वो अपने दम पे मतलब आके कैंडिडेट बने, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और चुनाव जीते। तो उनको उस लेवल का एक सपोर्ट नहीं है, मतलब देखा जाए तो, कि एक होता ना कि पब्लिक में उनका उस तरीके का एक इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ वैसी बातें करी जिसको सुन के लोगों ने उनको वोट दे दिया। अब पब्लिक भी असेस कर रही होगी कि भाई 6 महीने में तुमने क्या अचीव किया, तुम जो बोला था तो तुमने कुछ किया ही नहीं। और मतलब एक तरीके से रेपुटेशन वाइज भी ट्रम्प की इस समय थोड़ी बहुत फजीयत हो चुकी है, कि वो बोल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान वाले वॉर के समय जो भी हुआ, अब यूक्रेन और रशिया वाले में भी कुछ खास नहीं अचीव कर पाए। पीस टॉक करते रह गए। तो पब्लिक भी एक सोचती है कि मतलब ये कैसा आदमी भाई, क्या बोलता है, कुछ भी करता है, कभी भी यूटर्न ले ले रहा है, कभी बोलता है कि वो इलोन मस्क के साथ हमारा बहुत बढ़िया, फिर वो बोल देते कि धोखेबाज है, और जो है हम टेस्ला बैन कर देंगे, पहले बोले हम चाइना के अगेंस्ट है, अब बोले हम नहीं, चाइना के साथ सब सही है,
पर टैरिफ वॉर के चक्कर में जो भी वहां पे भसड़ मची। अभी तो चाइना और अमेरिका दोस्त दोस्त हो गए हैं। तो मतलब पब्लिक भी देखिए सबको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, पीस एंड स्टेबिलिटी सब लोग यही चाहते हैं एक आदमी के तौर पे। अगर उस पे किसी तरीके का रिस्क है या उस पे कोई लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये अचीव करने में दिक्कत है, तो आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। तो वो एक तरीके का सेंटिमेंट वहां पे बनता जा रहा है कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा, फिर वो आके भसड़ मचा रहा है। तो इसी वजह से सेंटिमेंट्स बन रहा है और इंटरनल ब्रेकडाउन है एक कि ये जो एक इमिग्रेंट्स वाला देखिए चल मैं रहा वही है। कह रहा हूँ कि कई सारे रीजन, एक तो ये मेन फैक्टर हो गया कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उस पे ट्रम्प खरे नहीं उतर रहे, प्लस जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकी जो दिख रही है उससे भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भी इन पे हम विश्वास करें कि ना करें, ये क्या कर सकता है, कुछ भी उसका भरोसा नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट अपना जो है वो बस खाली उसको दिख रहा है। फिर जैसे जो चाइना वाला जो फैक्टर था कि इन्होंने बोला था कि हम चाइना क्या करेंगे, वो करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, वो लगाएंगे। अब वो ठीक है, वो एक अमेरिकन पब्लिक को वो चीज अपील करती होगी कि हाँ भाई चाइना बढ़ रहा है और हमारे कॉस्ट पे बढ़ रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब वहां जाके तुम मतलब यू टर्न लेके तुम उनके साथ मिल गए या जो कुछ भी कर रहे हो, अभी तो है ना ट्रेड वाला सब चीजें, सैंक्शन सारा चीजें तो खत्म, वो भी हाँ, तो वो भी पब्लिक को मतलब नाराजगी होगी कि भाई ये तुमने बोला ये था और कर ये कुछ और रहे हो। फिर जो इमिग्रेंट्स वाला था वो चलिए ठीक है कि उसने प्रॉमिस किया था, और उसको इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको निकालने में कोई बुराई भी नहीं है, ऐसा करना चाहिए, हर कंट्री को करना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि जहां पे उन्होंने इसको इनिशिएट किया, पहला जो एक तरीके से लार्ज स्केल उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस, तो वहां पे इमिग्रेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा, मतलब लोकल वाइड्स के कंपैरिजन में वो मेजोरिटी में, मतलब नॉट एज अ सिंगल कम्युनिटी बट ओवरऑल जो है आउटसाइडर्स, वो उनकी कम्युनिटी मतलब स्ट्रेंथ वाइज जो लोकल यूएस बॉर्न जो वाइट्स हैं उनसे ज्यादा है। अब वो जो लोग वहां पे इमिग्रेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कि सब आज ही के इमिग्रेंट्स हैं कि 5-10 साल पहले आए हुए, वो सब मतलब जनरेशन 2-3 जनरेशन है कि मैक्सिकन्स हैं उसमें, मान ली जो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं, इंडियंस हैं, एशियंस हैं, चाइनीज हैं, वो सब मतलब जनरेशन से वहां पे बसे हुए हैं, और उनके जो सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ जनरेशन है वो तो मतलब प्रॉपर यूएस सिटीजन। अब वहां पे जब रेड मार के अगर आप लोगों को ऐसे पकड़ोगे, अरेस्ट करोगे, तो समझिए आप एग्जिस्टिंग सेटअप को जाके एक डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हो, तो वो किसी के लिए भी कन्वीनियंट नहीं होगा। भाई मान लीजिए आप, वैसे सोचो कि मान लो आप कोई फैक्ट्री चलाते हो जहां पे आपने इमिग्रेंट्स लोगों को हायर करके रखा हुआ है जिनके भरोसे आपका काम चल रहा है, अब एकदम से गवर्नमेंट आके कह देगी यार इनको हटाओ, तो अब आप क्या करोगे? आप ऐसा था नहीं कि महंगे रिसोर्स लाके अपना काम चला लोगे तुरंत, बेसिकली आपको टाइम चाहिए होगा या कोई, हाँ, बड़े जिनका काम चलता है वो भी नाराज तो वो भी नाराज है, प्लस जो वहां के जो यूएस बॉर्न सेकंड थर्ड लाइन वाले लोग हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स मान ली इलीगल रहे होंगे, जिनके पास आज की डेट में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अब आप अगर उनको बोल दो कि आप ही हो, मान लो वहां पे आपको बोल दिया कि भाई आपकी दादी को अब हटा दिया जाएगा, दादा दादी को, तो आप पैनिक करोगे ना, भाई ये क्या बात हुई, इतने सालों से रह रहे, उनका कंट्रीब्यूशन है कैलिफोर्निया को स्टैब्लिश करने में, उन्होंने अपने तरीके से जो भी कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो वो सब है, आप उस चीज को इग्नोर करके कैसे हटा दे रहे हो? हालांकि ये सारे रीजन जस्टिफाइड नहीं, जो इलीगल है वो इलीगल है, इररिस्पेक्टिव आपकी क्या सिचुएशन है। लेकिन वही है कि लोकल जो छोटे छोटे काम है जो सिर्फ ये सब जो आपका खेत वेत वाला और फल तोड़ना, मतलब काफी कहते हैं ना कि कैलिफोर्निया में काफी हद तक ये वाला काम बहुत है, फर्टिलाइजर्स और ये सब खेती वाला, तो ये सारे काम और कोई नहीं करता, ये बाहर आउटसाइडर्स आकर ही करते हैं, मैक्सिकन्स वगैरह और एशियंस वगैरह, जो छोटे छोटे काम है उनका काम रुक जाएगा। लेकिन ये तो आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग शायद उसी वजह से, हाँ, तो उस वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर जो है जो अब ट्रम्प बोल रहा था बीच में कि हम एप्पल ये इसका अमेरिका में बनाएंगे, तो उसने बोला ना कि सीईओ ने उसके कि भाई तुम जो हमारा $800 में बन जाता है इंडिया में, तुम्हारा यहाँ $3000 में भी नहीं बनेगा। तो वो जस्टिफाई नहीं था, लेकिन देखा जाए तो भाई अपना अपना ही प्रोडक्ट तुम इंडिया में बना रहे हो, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ, लेकिन बात है कि उसको कॉस्ट बेयर कितनी हाँ, तो एक फिजिबिलिटी वाला चीज होता है, एक ये होता है कि जस्टिफाइड क्या है और लीगल क्या चीज है। तो उसने कोई ये, भाई ट्रम्प ये तो कह नहीं रहा कि हम वर्क फोर्स हटा रहे हैं या हम लेबर्स को हटा रहे हैं, वो तो ये उसका सिंपल सा चीज है कि जो इलीगल है हम उसको हटाएंगे, डिपोर्ट करेंगे, ये हमारा इलेक्शन प्रॉमिस हम इसको करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस ये कि हाँ एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए,
लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको अपना प्लान बता के, उनको वर्क अराउंड क्रिएट करने का टाइम देके। पहले हाँ, ये जो लेकिन बात वही होती है कि जो वहाँ पे इलीगल या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर आप लीगल तरीके से जाओगे कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, तो इट्स गोइंग टू बी सच अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी कि 50 साल लग जाएंगे। तो 50 साल में आप डिपोर्टेशन नहीं कर सकते ना। लेकिन भाई देखो, जैसे यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, है ना, यहाँ पर ये लोग बहुत भसड़ मचाते हैं, चाहे वो रोहिंग्या ले लो, यहाँ पर एक डिफरेंट सीन हो जाता है। लेकिन अमेरिका में जो आउटसाइडर्स हैं, वो जैसे थोड़ा बहुत जो मैक्सिकन्स वगैरह, ये सब इतना क्योस नहीं मचाते हैं, और वहां पर आप थोड़ा एक्शन लीगली भी ले सकते हो। सिनेरियोज बहुत डिफरेंट हैं, और आके बस खड़े हो गए कि नहीं नहीं जाओ तुम इलीगल हो रातों रात। नहीं देखिए, वो वाली चीजें मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंट है। अपना ओपिनियन है कि जो इलीगल है वो इलीगल है, कि उसका कुछ भी इम्पैक्ट तो हो फिर हमें। आपने क्यों लिए थे? हाँ, तो ट्रंप ने नहीं लिए थे ना। ट्रम्प ने नहीं लिए थे, लेकिन वही वही सारा सरकारें एक दूसरे पे ब्लेम डालती ही रहती है नहीं, तो कि आप आपने सोचिए ली। कि आप इलेक्शन में प्रॉमिस करके आए हो कि हम अमेरिका फर्स्ट हैं, मतलब हमारा ये पॉलिसी रहेगी हर चीज में अमेरिका फर्स्ट। तो जो इलीगल है उनको हम क्यों नहीं हटाएंगे? और जबकि हमने प्रॉमिस किया था तो हम तो अपना प्रॉमिस मीटअप करने की कोशिश करेंगे ना। अगर नहीं, इलीगल बीच है, में तो शायद इसने हटाए भी थे ना, कुछ रिपोर्ट करे भी थे ना अमेरिका नहीं ने। वो रेगुलर प्रोसेस है कि जैसे कि टारगेट है कि 3,000 लोगों को इलीगल को डेली बेसिस पे कोटा काइंड ऑफ उन्होंने बना के रखा है कि 3,000 लोग को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना है। तो उसको वो अचीव करेगा। अब अगर किसी को परेशानी हो रही तो भाई आप गलत चीज बहुत साल, ये वही बात हो गई कि आप गलत चीज बहुत सालों से 50 साल बीत गए तो आप कहो कि नहीं अब तो 50 साल बीत गए तो अब वो गलत गलत नहीं रहेगा, हमको टाइम चाहिए, ये गलत चाहिए। है, इमिग्रेंट्स वाला भी गलत है, इलीगल वाला हटाना भी जरूरी है, लेकिन वही वही है ना कि लोग आम पब्लिक को थोड़ा दिक्कत ना हो, तो आप एक यही उसका सिनेरियो वही है कि आप थोड़ा वर्क अराउंड उसके पैदा करो, क्रिएट करो। आई मीन कि अगर लोकल्स देखो, उनको कोई बहुत प्यार तो होगा नहीं इमिग्रेंट से कि आके उनका काम कर रहे हैं इसीलिए उनको सपोर्ट चाहिए। तो भाई आप लोकल्स को ऐसा सैलरी जो बेसिक होती है स्टैंडर्ड, आप थोड़ा गवर्नमेंट भी सबसे सब्सिडी दो, और थोड़ा वो दे कि उनका काम चल जाए, तो आप हटाओ। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रोसेस अमेरिका फॉलो, तो कर ही नहीं, सकता है ये ये सारी चीजें। किसी भी कंट्री के लिए अगर ये अप्रोच फॉलो किया जाएगा तो वो फिर किसी आप मीट नहीं कर सकते, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका मीट नहीं हो सकता कि आप इलीगल लोग को सबको डिपो पकड़ के डिपोर्ट कर दो। आम जनता को दिक्कत वही अपने वही बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सारे जो लोग हैं उन्हीं को हो रही है, अदरवाइज और किसको ही होगी? बाकी ये सब इलीगल वाले जो जाएंगे वो तो भसड़ मचाएंगे, हम नहीं जाना चाहते हैं, कौन जाना चाहेगा अमेरिका हाँ, तो छोड़ के? अब आप जैसे कह रहे थे कि नहीं, जैसे यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी उत्पात मचाते हैं, वहां पे इस लेवल का नहीं है, लेकिन हो रहा ना प्रोटेस्ट कि वहां पे कर्फ्यू लगाया गया, वहां पे जय आर्मी को उतारा गया, ये सारी चीजें पीसफुल सिचुएशन में तो नहीं हो रहा और होगा। उनके तो वहां पे स्टेट पे जो मेयर्स वगैरह हैं वही सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि वो डिफरेंट पार्टी से हाँ, हैं। तो मतलब कि क्योस तो बन रहा है ना, वहां पे क्योटिक सिचुएशन उनके तो हो रही है ना, खुद के वायलेंस लोग नहीं हो कर रहा रहे। है, स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है, उसमें पैलेस्टीनियन भी आके पिल गए, उसमें सारे लोग आके पिल रहे हैं ना, तो वो तो मतलब पहले अपना मौके का फायदा हाँ, तो उठाएंगे। इस तरीके की जब चीजें हो रही तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वहां पे चीजें कंट्रोल में करी जा सकती थी या एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं, जो इलीगल है वो इलीगल है कहीं पे भी, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं पे भी हो। जो इलीगल है उसको तो हटाना ही चाहिए, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी हमारा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी जो न्यूज लाइमलाइट में है। होप आपको ये एनालिसिस और डिस्कशन पसंद आया हो, और अपना प्लीज आप फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब